रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो स्टडी किया था तो वहां से ही लेके चलते हैं हम चीज़ों को। आपको स्क्रीन शो हो रही है? आई डोंट थिंक सो, अभी शेयर किया मैंने। टायर स्क्रीन। हाँ जी, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? हेलो, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? ठीक है जी। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने ये स्टडी किया था। आप लोगों का मुझे बता दें कि आप कहाँ पर थी लास्ट टाइम, मुझे याद नहीं है वैसे। यहाँ पर थी मेरे ख्याल से। हम्म। अच्छा अच्छा। सही 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 सही। हम्म। अच्छा जी, ये क्लास हुई थी हमारी 11 तारीख को या 12 तारीख को। सही है। और हमने इसमें क्या स्टडी किया था लास्ट क्लास? हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें। हुँ, बिल्कुल। चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है, विल योर इनवॉइस वर्क टू अनगेट प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़न? ये क्वेश्चन होता है जो कि आप सप्लायर्स को पूछेंगे जिनसे आपने सामान खरीदना है, ठीक है? और अगर तो वो डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है और उससे आप पूछ सकते हो। ये कब पूछना है और किससे नहीं पूछना वो बाद में हम देखेंगे, बट मोस्टली आपने पूछना होता है सप्लायर्स को कि आपकी इनवॉइस वर्क करेगी कि नहीं वर्क करेगी। आपकी इनवॉइस क्या होती है? सबसे पहला ये क्वेश्चन है। इनवॉइस एक तरह का बिल होता है और जब आपने सामान उनको उनसे लेके और आपने पहले पैसे दिए होते हैं, फिर आपको सामान मिलता है, तो जब ये प्रोसेस होता है ना, तो वो एक तरह का बिल सेंड करते हैं। उस बिल को कहते हैं इनवॉइस, ठीक है? और अब जो इनवॉइस होती है ना, इनवॉइस में सिस्टम ये होता है कि वहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स लिखी होती हैं और वो इनवॉइस अगर एक प्रोडक्ट है अमेज़न के सेल सेंटर के अंदर, उसमें क्या होता है कि आपको कोई इशू कर देता है अमेज़न। अमेज़न कहता है कि आप मुझे इसकी इनवॉइस दें। जब आप प्रोडक्ट को ऐड करेंगे ना, तब अमेज़न कहता है कि आप मुझे इसकी इनवॉइस दें। जो प्रोडक्ट अमेज़न पर ऐड करते हुए इनवॉइस मांगे उसको कह देते हैं हम गेटेड प्रोडक्ट है। कौन सी प्रोडक्ट है? गेटेड प्रोडक्ट है। यस, ये वाला आपने टर्म याद रखनी है। और वो वाली प्रोडक्ट है जब आप उसको ऐड करें सेल सेंटर के अंदर और आपसे किसी किस्म की भी इनवॉइस रिक्वायर्ड नहीं है, देन इट इज कॉल्ड अनगेटेड प्रोडक्ट। जी जी। यस। आप कह रही हैं, आपका क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले हम इश्यूज को रिजोल्व कर दें ताकि वो ऐड हो जाए, देन हम ऑर्डर करें, ऐसे ही ना? तो इस तरह नहीं होता, ठीक है? उसकी रीज़न ये होती है कि जो सप्लायर होते हैं ना, वो जो इनवॉइस होती है वो बेसिकली अमेज़न पर जो अप्रूव होती है इनवॉइस, वो पेड इनवॉइस अप्रूव होती है। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और जो पेड इनवॉइस होती है ना, वो ऑफ़िशियली कब रिलीज़ होती है? वो तब रिलीज़ होती है जब आपका सामान उनके वेयरहाउस से कहीं पर शिफ्ट हो गया। वो चाहे आपने प्रेप सेंटर में शिफ्ट करवाया है या अमेज़न पर शिफ्ट करवाया है। पेड इनवॉइस हमेशा तभी रिलीज़ होती है। और वो हाँ जी, वो तब रिलीज़ होती है जब आपने अमाउंट पे की होती है, प्लस आपका स्टॉक जो है ना, मोस्टली ऐसा ही होता है सप्लायर का, 90% ऐसे केस वर्क करते हैं। बट देयर आर सम सप्लायर्स जो कि आपके साथ
फ्लेक्सिबल होके काम कर लेते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, पहले आप हमारी इनवॉइस लो, ये इनवॉइस आप अमेज़न पर दो, आपकी प्रोडक्ट एनगेट हो जाएगी, देन आप ले लो। बट इस तरह क्या होता है, मुख्तलिफ सप्लायर्स थे, तो मैंने उनसे बात की कि आप इस तरह क्यों नहीं करते? वो ये कहते हैं, वो हम इसलिए नहीं करते, रीज़न ये है कि लोग अनगेट करवा लेते हैं और फिर सामान चाइना से बाय कर लेते हैं। ठीक है ना? तो अनगेट करवा के वो सामान चाइना से, तो फिर हमें इस तरह का इश्यू होता है, वो काउंटरफीट प्रोडक्ट्स यानी 2 नंबर प्रोडक्ट्स होती हैं, उसकी डुप्लीकेट कॉपी होती है, वो बेचना शुरू कर देती हैं। तो इसको रिड्यूस करने के लिए उन्होंने ये तरीका निकाला हुआ है कि जब आपकी इनवॉइस पेड हो जाएगी, आपका सामान हमारे वेयरहाउस से निकल जाएगा, देन हम आपको इनवॉइस एक जनरेट करके देंगे। वो इनवॉइस जो है ना, वो अमेज़न पर वर्क करेगी, इसके अलावा कोई और इनवॉइस वर्क नहीं करेगी। ठीक है? इसको क्या कहते हैं? जी, जी। हाँ जी, पूछे क्वेश्चन। हुँ, हुँ। ऑफ कोर्स इस तरह का आजकल अमेज़न यूएसए के अंदर अगर आप लोग टच हो ना, यूएसए के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यू बना हुआ है। उसकी रीज़न मेनली है ये कि लोग जाके सामान जो है ना वो चाइना से बाय करते हैं और लिस्टिंग पर जाके बेचना शुरू कर देते हैं। तो जो कस्टमर होता है, मेन अमेज़न कहता है कि कस्टमर को कोई बुरा भला ना कहे, कस्टमर को एक्चुअल प्रोडक्ट जो है ना शो हो रही है वही एग्ज़ैक्टली मिलनी चाहिए। अमेज़न ये गारंटी देता है। इस वजह से वहाँ पर कस्टमर ड्रिवन मार्केट है अमेज़न। कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको जेन्युइन प्रोडक्ट बेचने के लिए वो फिर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आपने बाय कहाँ से किया है? वो इनवॉइस माँगते हैं। अब आप इनवॉइस को एडिट भी नहीं कर सकते, उनके पास सॉफ्टवेयर है, एआई सिस्टम है, पता चल जाता है। तो इस वजह से पाकिस्तानियों के बहुत ज़्यादा अकाउंट्स क्या हो रहे हैं, डीएक्टिवेट हो रहे हैं इसी वजह से, कि उन्होंने चाइना से सामान लिया होता है और वो कॉपी होती है, वो बेचना शुरू कर देती हैं। ठीक है ना? तो ये काम भी नहीं करना। लोगों ने बहुत पैसा कमाया वैसे इस चीज़ से, बट ये काम नहीं करना। अच्छा जी, ये हो गया गेटेड। गेटेड में क्या होता है, इसको कहते हैं जिसमें आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो ना। गेटेड मीन्स क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, पेड इनवॉइस है और दूसरा लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होता है। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन भी एक तरह का जो है ना ऊपर लिखा होता है कि ये कंपनी है और ये कंपनी इस कंपनी को, मिसाल के तौर पे मेरी कंपनी है उस्मान एलटीडी यूके के अंदर, तो जिससे मैं बाय कर रहा हूँ उसका नाम है जी एबीसी एलटीडी। अब एबीसी एलटीडी कहेगी कि उस्मान एलटीडी यूके के अंदर काम कर रही है और इसको हम ऑथराइज करते हैं कि ये जितनी प्रोडक्ट्स हमारी बेचेगी वो सभी ठीक हैं क्योंकि हमसे परचेजिंग कर रहे हैं। तो इस तरह का लेटर ऑफ ऑथराइजेशन निकला होता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर 90% होता है, कि सॉरी 100% होता है ब्रांड की तरफ से आए लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, यानी ब्रांड खुद जनरेट करके दे देता है सेलर्स को। सही है। और 10% केसेस होते हैं कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी लेटर ऑफ ऑथराइजेशन हो और वो हमें दे रहे हैं सेलर्स को। यानी मैंने डिस्ट्रीब्यूटर से सामान परचेज किया, सही है, डिस्ट्रीब्यूटर से मैंने सामान परचेज किया और मैं उसको कह देता हूँ कि मुझे ये प्रोडक्ट एंटर करते हुए अमेजोन कह रहा है कि या तो आप इनवाइस दो या आप लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दो। तो मैं उससे कहूँगा कि या तो मुझे आप इनवाइस दे दो या मुझे आप लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दे दो। तो 10% चांसेस हैं कि उसके पास लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होगा। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन तो यानी आपकी जो प्रोडक्ट है ना वो मिनटों में एक्सेप्ट होगी, अमेज़न कहेगा कि ठीक है, आपके पास लेटर ऑफ ऑथराइजेशन है, उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो वो आप इज़िली उस प्रोडक्ट को अनगेट कर सकते हो, यानी बेचने के काबिल कर सकते हो। फिर उसमें आपको मज़ीद इनवॉइस रिक्वायर्ड नहीं होगी किसी किस्म की भी, ना लेटर ऑफ ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड होगा। अगर उसके पास सप्लायर के पास लेटर ऑफ ऑथराइजेशन नहीं है, देन आपकी इनवॉइस वर्क कर देगी और इनवॉइस पेड होगी। ठीक है? तो इसको कह देते हैं हम गेटेड प्रोडक्ट्स, और उसका दूसरा नाम क्या है, हार्ड अप्रूवल। ठीक है, लोग दूसरा वर्ड यूज करते हैं, ये हार्ड अप्रूवल है क्योंकि इसमें क्या है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, मोस्टली पेड इनवॉइस होती है, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होता है। एक और भी होता है टीआरपी कोड्स, वो कुछ कोड्स होते हैं, फिर ब्रांड आपको दे दिए, सिर्फ ब्रांड देते हैं और ब्रांड आपको देते हैं कि ये कोड्स हैं, ये कोड्स आप एंटर करो, प्रोडक्ट आपकी अनगेट हो जाएगी, आप इसको बेच सकते हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं गेटेड, या इसका दूसरा नाम है हार्ड अप्रूवल, और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब दूसरी कैटेगरी होती है प्रोडक्ट्स को ऐड करने हुए, कि उसमें अनगेटेड आ जाता है कि आप सिंपल जाके प्रोडक्ट को ऐड करते हो, ऐड करने के बाद आप उसको फ़ौरन ही बेच सकते हो। अमेज़न कहता है कि आप इसको बेचो।
दूसरा ऑप्शन क्या होता है, उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या आप इस आपका इस प्रोडक्ट के साथ क्या रिलेशन है, यानी आप होलसेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, मैन्युफैक्चरर हो, कौन हो, वो आपने बताना है। क्या आप इस प्रोडक्ट को बेचते हो, और अगर ये आपने जो है ना चाइना से बाय की हो या डुप्लीकेट कॉपी आप बेच रहे हो, तो क्या कस्टमर क्लेम करेगा, तो क्या आप खुद इसके ज़िम्मेदार हो? आपने कहना यस। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो आपने क्वेश्चंस का रिप्लाई करना होता है। वो जैसे क्वेश्चंस का रिप्लाई करोगे तो अमेज़न कहेगा ठीक है आप इस प्रोडक्ट को बेच लो। इसको कह देते हैं हम अनगेटेड। आपके लिए भी आई थिंक कुछ नया था इस लेक्चर में। तो ये है सॉफ्ट अप्रूवल, दूसरा है हार्ड अप्रूवल। अच्छा जी, अब ये जो ऑथराइज्ड सप्लायर्स, एक होता है वर्ड ऑथराइज्ड सप्लायर और एक होता है अनऑथराइज्ड सप्लायर। ये 2 वर्ड्स हैं, ये आपने याद रखना होता है। जो ऑथराइज्ड सप्लायर्स होते हैं ना, वो वाले सप्लायर्स होते हैं कि जो ब्रांड खुद कह दे कि हम इनको सामान दे रहे हैं ऑफिशियली, ठीक है? ये हमारी जगह से आके सामान ऑफिशियली बाय कर लेते हैं। ये ऐसे ही है जैसे मैं खुद, अब मेरा अपना ब्रांड है और मैं एक्स वाई ज़ी सप्लायर्स को या होलसेलर को मैं सामान दे रहा हूँ। तो अगर कोई बंदा मुझसे राब्ता करे कि मैं कहाँ से, आपका कोई होलसेलर मौजूद है, तो मैं एक्स वाई ज़ी का नाम लूँगा कि आप उससे जाके बाय कर लो, क्योंकि वो मुझसे बाय कर रहा है और मुझे पता होगा कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? तो हमेशा क्या होता है, जो इनवॉइस वर्क करती है ना, वो ऑथराइज्ड सप्लायर्स की इनवॉइस वर्क करती है। जो अनऑथराइज्ड सप्लायर्स होते हैं ना, 95% उनकी इनवॉइस वर्क नहीं करेगी। हाँ, तो अनऑथराइज्ड सप्लायर कौन से होते हैं कि जो कि सप्लायर कहता है कि आप इससे ना लो, या फिर आपने सिंपल गूगल से जाके उठा लिए कोई सप्लायर, क्योंकि हर प्रोडक्ट के कोई ना कोई होलसेलर्स बैठे होते हैं हर दुनिया में, ठीक है? और ब्रांड को नहीं पता होता कि इसके पास ये होलसेलर है, इसके पास भी हमारा सामान मौजूद है। अब हमें गारंटी नहीं है कि वो होलसेलर है उसने चाइना से सामान लेके बैठा हुआ है या फिर उसने ब्रांड से सामान लिया हुआ है। अगर तो ब्रांड से लिया हुआ है, जो उनका ऑफिशियल वेज है, देन तो वो ऑथराइज्ड सप्लायर्स होगा। जो अनऑथराइज्ड है, इट मीन्स कि उसने ऑफिशियल वेज से नहीं लिया, उसने किसी और से ले लिए, या फिर वो छोटा सा होलसेलर है, उसने किसी दूसरे होलसेलर से सामान ले लिया, ठीक है ना? तो ये 2 हो सकते हैं। तो आपने सामान कहाँ से बाय करना है? आपने हमेशा एक तो ब्रांड से परचेज़िंग करनी है, दूसरा आपके पास ऑप्शन होगा कि आपने ऑथराइज़्ड सप्लायर से, आपने ब्रांड को कहना है कि आप मुझे अपने सप्लायर सेंड कर दो, तो वो आपको सेंड करेंगे, आप उनसे परचेज़िंग कर सकते हो, ठीक है? ये इसको हो गया ऑथराइज़्ड और अनऑथराइज़्ड सप्लायर्स का। दूसरा दूसरा ये तो होगी हमारी पहली फर्स्ट जो टर्म थी, ऑथराइज़्ड, अनऑथराइज़्ड, गेटेड, अनगेटेड, सॉफ्ट अप्रूवल, हार्ड अप्रूवल। अज़ानें हो रही हैं, एक सेकंड। अच्छा जी, अब आते हैं जी बारकोड्स की तरफ। अब बारकोड्स जो हैं, अब जो बारकोड्स हैं, हाँ, इसमें क्या होता है कि 2 तरह के बारकोड्स होते हैं मेनली। एक को कह देते हैं हम ईएन कोड्स, जो कि अमेज़न के रिलेटेड हैं, एफबी होलसेल के मुतालिक। ईएन कोड्स और यूपीसी कोड्स, ठीक है? अब ये जो ईएन कोड्स होते हैं, इनको कह देते हैं हम यूरोपियन आर्टिकल नंबर। ये आपने याद रखना है, यूरोपियन आर्टिकल नंबर। ये मोस्टली क्या होता है, यूके और यूरोप, इनके अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है? और जो दूसरा है यूपीसी कोड्स, ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है? यूनिवर्सली इस्तेमाल होता है, मोस्टली यूएसए के अंदर, क्योंकि मैंने यूएसए के अंदर भी काम किया, यूके के अंदर भी काम किया है। तो यूएसए के अंदर यूपीसी कोड्स यूज़ होते हैं, और यूके और यूरोप लाइक जर्मनी है, वहाँ पर भी ईएन कोड्स ही यूज़ होते हैं, ठीक है? तो ये आपको सिंपल एक बताना था। आप इसका डिफरेंस भी दे सकते हैं, यूरोपियन आर्टिकल नंबर और यूपीसी, यूपीसी किस तरह के होते हैं। ईएन कोड समझ आ रही है आप लोगों को दोनों को, सना और कोमल? अब सही है? आपका आई थिंक इंटरनेट का इशू है, तो इसलिए बेहतरीन है। अच्छा जी, ये होते हैं यूपीसी कोड्स, ये आपने हर प्रोडक्ट के ऊपर देखे होंगे, और ये होते हैं ईएन कोड्स। और कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर लिखा हुआ है यूपीसी इज़ 12 डिजिट एंड यूज्ड इन नॉर्थ अमेरिका
एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ड यूजेस ईएन कोड्स। अच्छा, ये रेस्ट ऑफ द वर्ड यूज़ करते हैं ईएन कोड्स 13 डिजिट्स, और यूपीसी जो है ना वो 12 डिजिट्स का होता है। ठीक है, तो ये सिंपल एक बार कोड्स होती हैं जो कि प्रोडक्ट के ऊपर लगे होते हैं। इनको हम कहते हैं मैन्युफैक्चर बार कोड्स। क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चर बार कोड्स। ये मैन्युफैक्चर बार कोड्स होते हैं। एएन कोड्स, यूपीसी कोड्स, इनको कहते हैं हम मैन्युफैक्चर बार कोड। एक और तरह के बार कोड होते हैं, उनको कह देते हैं हम अमेजोन बार कोड। वो होते हैं FNSKU लेबल्स। ठीक है, इसको कहते हैं, इसका मीनिंग है फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट। इसको आप गूगल कर सकते हैं, इसकी एब्रीवेशन वगैरह देखने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। FNSKU लेबल्स, ये हैं जी FNSKU लेबल्स, इस तरह के होते हैं। ठीक है जी, अब इसकी मैं थोड़ी सी ना डेप्थ। नहीं, ट्रैकिंग कोड वो यूपीएस के लेबल्स होते हैं, वो डिफरेंट है, वो उसके मैं बाद में आता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा मैं ना डेप्थ में देखूंगा। अब इसके लिए थोड़ा सा मुझे आपका ना फोकस चाहिए। नॉर्मली क्या होता है अमेज़न के अंदर ना, सिस्टम ये है कि जब भी आप प्रोडक्ट को अमेज़न के वेयरहाउस के अंदर भेजते हो ना, तो उसके ऊपर यूपीएस कोड्स या ईएन कोड्स लगे होते हैं। और ये जो ईएन कोड्स है ना, इसको हम क्यों कहते हैं मैन्युफैक्चर बार कोड? क्योंकि ये जब बनाती है ना प्रोडक्ट, तो उस टाइम वो सप्लायर जो मैन्युफैक्चरर है वो खुद प्रोडक्ट के ऊपर लगा के देगा। ठीक है, आपने चाइना से बनवा रहे हैं, कहीं से मर्जी बनवा रहे हैं, तो मैन्युफैक्चर बार कोड क्या होता है, ईएन कोड या यूपीएस कोड, वो आपको खुद लगा के देगा। इसके रेट्स होते हैं खैर। और ये जो कोड्स होते हैं, ये अमेज़न पर जब आप लिस्टिंग क्रिएट करते हो ना, उस वक़्त भी ये ईएन कोड्स या यूपीएस कोड अपने लिस्टिंग क्रिएशन के टाइम आपने अमेज़न को देने होते हैं। ठीक है, वो जीटीआईएन एग्जम्पशन होती है, यानी कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो कि विदाउट ईएन कोड या यूपीएस कोड आप अमेज़न पर कोई लिस्टिंग क्रिएट कर लो। नहीं, ये मैं नई लिस्टिंग की बात कर रहा हूँ। तो जो भी मिसाल के तौर पे किसी ब्रांड के साथ आपने जाके मी टू करना है, तो उस ब्रांड की जो प्रोडक्ट होगी उसके पास उसके साथ ईएन कोड या यूपीसी कोड लाजमी होगा। दोनों में से कोई एक चीज़ तो लाजमी होगी। ठीक है, अभी तक मैंने ये बताया कि ये जो मैन्युफैक्चर होते हैं, ये मैन्युफैक्चर बारकोड हमेशा लगा के दे देते हैं प्रोडक्ट पे। और दूसरा क्या होता है, जब आप अमेज़न पर लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पर भी ईएन कोड या यूपीसी कोड प्रोडक्ट के ऊपर यानी लिस्टिंग के ऊपर शो हो रहा होता है। अब हमने मिसाल ली कि XYZ एक प्रोडक्ट है, और उसका जो है ना मैन्युफैक्चर बारकोड XYZ है अमेज़न की लिस्टिंग पर। ठीक है, और जो सप्लायर है, सप्लायर ने भी XYZ हमें लगा के दिया मैन्युफैक्चर बारकोड, यानी दोनों का मैच करता है। XYZ मैन्युफैक्चर बारकोड है, सप्लायर ने भी वही लगा के दिया, और जो अमेज़न की लिस्टिंग आपने क्रिएट किया उस पर भी वही लगा हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों मैच कर रहे हैं। अब अमेज़न का सिस्टम ये है कि जब कोई प्रोडक्ट है, तो वो इस तरह नहीं, आइडेंटिफिकेशन होती है अमेज़न के सिस्टम के अंदर। अमेज़न ने आइडेंटिफाई करना है कि XYZ प्रोडक्ट आई है, और उसके ऊपर XYZ FNS लगा हुआ है, मैन्युफैक्चर बारकोड लगा हुआ है, और अमेज़न की जो लिस्टिंग है उसके ऊपर भी XYZ लगा हुआ है मैन्युफैक्चर बारकोड। तो क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अगर दोनों मैच नहीं कर रहे, प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट लगा हुआ है ईएन कोड यानी मैन्युफैक्चर बारकोड, और लिस्टिंग के ऊपर कुछ और लगा हुआ है, तो अमेज़न इस तरह की प्रोडक्ट को क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि वो कहेगा कि आप इस प्रोडक्ट को रिमूव कर लो अपने अमेज़न के वेयरहाउस से। रीज़न क्या है, उसको समझ नहीं आ रही कि ये प्रोडक्ट का ईएन कोड डिफरेंट है, और जो लिस्टिंग आपने क्रिएट की है उसका ईएन कोड डिफरेंट है, ये दोनों मैच नहीं करते, तो उसको समझ नहीं आनी कि ये प्रोडक्ट एक्चुअल में है किस लिस्टिंग की। आ रही ना समझ? उसको समझ नहीं आनी, तो वो कहेगा कि आप इसको रिमूव कर लो, क्योंकि अमेज़न का वो जाके हर प्रोडक्ट को जाके ओपन करेगा और चेक नहीं कर सकता कि क्या ये प्रोडक्ट सेम टू सेम मिल रही है लिस्टिंग के साथ, नहीं मिल रही। उनके पास मैचिंग का एक सिस्टम है, वो होता है मैन्युफैक्चर बार कोड के थ्रू, कि प्रोडक्ट के ऊपर भी सेम ईएन कोड या यूपीएस कोड लगाना चाहिए, और जो लिस्टिंग है अमेज़न की उसके ऊपर भी सेम ईएन कोड या यूपीएस कोड लगा होना चाहिए। फिर जाके उनको समझ आएगी कि अच्छा ये सेम ही प्रोडक्ट है। तो जब सेम प्रोडक्ट होगी, देन अमेज़न कहेगा कि आप इसको बेच लो। और जब ईएन कोड या यूपीएस कोड मैच नहीं कर रही, देन अमेज़न कहेगा कि आप इसको विड्रॉ कर लो, आप इसको निकालो, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही कि ये कौन सी प्रोडक्ट की आपने सामान भेजा हुआ है। आगे समझ यहाँ तक सुना?
अच्छा जी, अब कुछ होता है प्रोडक्ट्स के उसमें या तो आउटडेटेड हो जाता है ईएन कोड, या लोग डिफरेंट ईएन कोड लगा देते हैं। प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट होता है, अमेज़न की लिस्टिंग के ऊपर डिफरेंट होता है, सही है? क्योंकि हर बंदा अपना ईएन कोड बना सकता है, जनरेट करवा सकता है और उस प्रोडक्ट के ऊपर लगा सकता है। अब हमने सप्लायर ने हमें दी ईएन कोड XYZ, प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ है, सॉरी, प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ है XYZ जो कि हमें सप्लायर की तरफ से मिली है। जो अमेज़न की लिस्टिंग है उसके ऊपर लगा हुआ है ABC ईएन कोड या यूपीसी कोड। तो इस मामले में क्या होगा कि अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके लिए फिर एक सिस्टम बनाया हुआ है, उसको कह देते हैं हम मैन्युफैक्चर बारकोड, FNSKU लेबल्स, ठीक है? उसके लिए अमेज़न ने कहा कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं कि जिसमें ईएन कोड मैच नहीं कर रहे होते प्रोडक्ट के और अमेज़न लिस्टिंग के, देन उन्होंने FNSKU लेबल्स का सिस्टम मुतर्रिफ करवाया। वो ये वाले लेबल्स होते हैं। अमेज़न कहता है कि जब आप शिपमेंट क्रिएट करो ना, सामान जब अमेज़न के वेयरहाउस के अंदर भेजने लगो, तो आप प्रोडक्ट के ऊपर FNSKU ये लेबल्स लगा दो, हर प्रोडक्ट के ऊपर। वो शॉपर होता है ना प्रोडक्ट का, ये अमेज़न की तरफ से जनरेट होते हैं, ठीक है? जो मैन्युफैक्चर बारकोड होते हैं, ये मैन्युफैक्चरर लगाता है, और जो FNSKU लेबल्स होते हैं, ये अमेज़न के सेलर सेंटर से जनरेट होते हैं, ठीक है? अब ये आपने जनरेट किया, आपने डाउनलोड कर लिया। अब ये डाउनलोड करके आप किसको भेजोगे? आप उसके पास भेजोगे जिसके पास हमारा सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी तक तो अमेज़न नहीं गया। वो किसी न किसी के पास पड़ा होगा, या तो वो सप्लायर के पास पड़ा होगा, या आपने अपने प्रेप सेंटर के अंदर सामान मंगवा लिया। तो वो FNSKU लेबल्स जनरेट करके आप प्रोडक्ट के ऊपर भी लगाओगे, ठीक है? ये प्रोडक्ट के ऊपर भी आपने लगा दिया, और वो जो FNSKU लेबल्स जनरेट हुए ना, वो ऑटोमेटिकली अमेज़न की लिस्टिंग के साथ भी अटैच हो जाएगा, ठीक है? तो इन सूरतों में क्या होगा कि FNSKU लेबल्स मैच कर रहे हैं दोनों को, क्योंकि आपने प्रोडक्ट के ऊपर भी FNSKU लेबल्स लगा दिया, और लिस्टिंग के अंदर ऑटोमेटिकली अमेज़न ने कह दिया कि इसका FNSKU ये है। अब दोनों FNSKU लेबल्स सेम है। अब जब ये प्रोडक्ट जाएगी अमेज़न के वेयरहाउस के अंदर, तो वो क्या करेंगे, वो मैचिंग ईएन कोड के थ्रू नहीं करेंगे, अब वो करेंगे FNSKU लेबल्स के थ्रू, ठीक है? तो वो प्रोडक्ट ईज़िली क्या होगी, एक्सेप्ट हो जाएगी अमेज़न के वेयरहाउस के अंदर, ठीक है? सामान आपका एक्सेप्ट हो जाता है। मैं आगे वाली बात कर रहा हूँ, जब वो प्रोडक्ट को ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये प्रोडक्ट के ईएन कोड्स और यूपीसी कोड्स डिफरेंट हैं, तो ये उस मरले की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए उन्होंने एफएनएसक्यू लेबल्स का सिस्टम मुतरिफ करवाया। अब एफएनएसक्यू लेबल्स और ईएन कोड्स दोनों समझ आ गई आपकी, आप दोनों को? अच्छा, इसके लिए कुछ और वर्ड भी यूज़ होते हैं। इसको कह देते हैं हम कमिंगल इन्वेंट्री, और इसको कहते हैं अनकमिंगल इन्वेंट्री। आई थिंक ये वर्ड्स है इनके लिए। हाँ, कमिंगल इन्वेंट्री, इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट को आप क्या करते हैं, कमिंगल मीन्स के अब ये एफएनएस के लेबल्स का सिस्टम में एक और भी बेनिफिट है, ये भी आपको बताता हूँ। जब प्रोडक्ट जाती है ना मैन्युफैक्चर बारकोड पे, तो आप सिर्फ उस प्रोडक्ट को बेचने वाले नहीं हैं, और बहुत सारे 10 से 15 या 20 सप्लायर्स हो सेलर्स हो सकते हैं जो कि आप वही सेम ही प्रोडक्ट को बेच रहे हो। अब माइट बी पॉसिबल कि आपका सामान दूसरे सेलर, जो सेलर बेच रहा है, उसका सामान नज़दीक ही पड़ा हुआ है अमेज़न के वेयरहाउस के अंदर। ऑर्डर आपका आया, सही है, और ऑर्डर आपका आया, जबकि वो दूसरे सेलर की प्रोडक्ट उठा के वो कस्टमर को भेज सकता है, ठीक है? तो इसके लिए एफएनएसक्यू कई हिस्से बेहतर होता है, क्योंकि एफएनएसक्यू पे क्या होता है, आपका सेलर का नाम भी आ जाता है, वो कोड जनरेट होता है ना, उसके अंदर सारी डिटेल्स होती हैं, सेलर का नाम आ जाता है, सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो इन्वेंट्री के मिक्स होने के खर्चे भी नहीं हैं। हाँ, इन्वेंट्री मिक्सअप भी नहीं होगी, क्योंकि जब वो प्रोडक्ट देखेगा कि एफएनएसक्यू लेबल्स इसका कुछ हो रहा है, क्योंकि एफएनएसक्यू लेबल्स दोनों डिफरेंट होते हैं, हर सेलर के डिफरेंट होते हैं, जबकि मैन्युफैक्चर बारकोड हर सेलर के सेम हो सकते हैं, ठीक है? तो जिसकी वजह से एफएनएस के लेवल कई हिस्से बेहतर हैं, बट ये फ्री में नहीं जनरेट होते। अमेज़न इसकी कॉस्ट लेता है, अगर तो अमेज़न से आपने लगवाने हैं। अगर आप खुद लगा रहे हो तो ये जो है ना यूके के अंदर, अगर आप खुद लगा रहे हो तो वो तो फ्री हैं। अगर आप किसी की सर्विसेज यूज़ कर रहे हो तो वो £0.25 पर यूनिट के चार्जेस होते हैं। अभी इसकी मैं इतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता। तो इसके ये बेनिफिट्स हैं। एफएनएस के लेबल्स क्या होता है, उसमें मिक्सअप नहीं इन्वेंट्री होती है, आपकी इन्वेंट्री के गुम होने के खर्चे बहुत कम हो जाते हैं। और ईएन कोड्स और यूपीसी कोड्स और मैन्युफैक्चर बार कोड, मतलब इनमें इन्वेंट्री के मिक्सअप होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है जी? यहाँ तक समझ आ गई बार कोड्स क्या होते हैं?
अच्छा जी, अब ये थर्ड आ गया स्टेप। इसको कहते हैं एमओक्यू, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ये वो वाली क्वांटिटी होती है जो कि हर ब्रांड या हर डिस्ट्रीब्यूटर या हर होलसेलर आपको बताएगा कि हमारा एमओक्यू ये वाला है। वो एमओक्यू डिफरेंट हो सकता है, हर सप्लायर डिफरेंट तरीके से काम करता है। वो 100 पाउंड भी हो सकता है, 200 पाउंड भी हो सकता है, 1000 पाउंड भी हो सकता है, 20,000 पाउंड भी हो सकता है, 25,000 पाउंड भी हो सकता है। हर सप्लायर का डिफरेंट होता है। और इसी तरह यूएसए के अंदर 10,000 भी हो सकता है, सिर्फ $50 भी हो सकता है। मेरे पास ऐसे भी यूएसए के अंदर सप्लायर्स है जिनका एमओक्यू था ही नहीं। ठीक है ना? तो ये हर एक का डिफरेंट होता है। और दूसरा है मैप प्राइसिंग, मिनिमम एप्लीकेबल प्राइस। ये वो वाली प्राइस होती है कि जो एक तरह की फिक्स प्राइस होती है। और लाइक लेस है तो वो उनकी एक फिक्स प्राइस है। ठीक है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो मेंटेन करती हैं अपनी प्राइस को, फिक्स प्राइस को। तो इसको कहते हैं मिनिमम एप्लीकेबल प्राइस, और ये टारगेट वो देते हैं डिफरेंट। अब अगर एक ब्रांड है वो चाहता है कि हमारी मैप पॉलिसी हो, तो वो कहेगा डिस्ट्रीब्यूटर को कि आपने इससे कम में प्रोडक्ट नहीं बेचनी मेरी। तो वो आगे जो होलसेलर्स होंगे उनको भी यही तरह देगा। लाइक कोई कंपनी है वो तय कर लेती है कि हमारी प्रोडक्ट की जो प्राइस है ना वो 50 होगी। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर को 50 में दी, बट ऊपर से कोई डिस्काउंट दे दिया। प्राइस वो 50 ही रहेगी, लेकिन वो क्या करेंगे कि आप मिसाल के तौर पे $50,000 का ऑर्डर करते हो, तो हम आपको जो है ना वो 50 की बजाय आपको आपको इन्वेंट्री 50 की मिलेगी। ठीक है, बट वो आपको हम $2,000 का एक्स्ट्रा सामान दे देंगे। ठीक है, वो इस तरह क्या करते हैं, वो प्राइस होती है वो सेम ही रहती है, बट वो डिस्काउंट कहीं और से दे देते हैं। तो 50 की 50 ही प्राइस रहेगी। अब वो होलसेलर्स होंगे, अब उनको क्या करेंगे, वो 1000 का शायद दे दें। तो इस तरह वो डिस्काउंट सप्लाई कर देते हैं इन्वेंट्री के ऊपर, जबकि वो इसी तरह मेंटेन करती हैं। मैंने यहाँ पर अपनी सिटी के अंदर जो लेस डिस्ट्रीब्यूशन है, लेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं उनसे बात की थी कि आप कैसे प्राइस को मैनेज करते हो, तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि हम इसी तरीके से मैनेज करते हैं। थोड़ा सा उनका कॉम्प्लेक्स मेथड था, बट हर एक कंपनी के पास डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं कि मिनिमम एप्लीकेबल प्राइस को कैसे तय करना होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं फिक्स प्राइस। अब हम मिनिमम एप्लीकेबल प्राइस, यानी हम एक ख़ास प्राइस से नीचे नहीं जा सकते, ऊपर जा सकते हैं, नीचे नहीं जा सकते। ठीक है, 50 है तो 50 से हम नीचे नहीं बेचेंगे। अब कुछ ब्रांड्स होते हैं जो कि कहते हैं कि हम आपको मिनिमम, आपको मैप पॉलिसी को फॉलो करना होगा। अगर आप इससे कम जाते हो तो क्या करते हैं, वो आपका अकाउंट तक सस्पेंड करवाने की कोशिश करते हैं। लिस्टिंग तो जाएगी जाएगी, अकाउंट भी सस्पेंड करने की कोशिश करते हैं कि इस सेलर ने हमारी मैप पॉलिसी को फॉलो नहीं किया। ठीक है, यूके के अंदर बहुत ही कम है, मतलब मैंने इतनी देर होगी बेचते हुए, मैप पॉलिसी वाले बहुत कम मैंने देखे हैं। यूएसए के अंदर बहुत से हैं। अच्छा जी, इस चीज़ की आपको समझ आ गई, मैप पॉलिसी और एमओक्यू की। अच्छा जी, फोर्थ स्टेप है डायरेक्ट शिपिंग एंड नो डायरेक्ट शिपिंग। ये क्या चीज़ होती है? अब आपने क्या किया, सामान, लेट्स सपोज आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से, मैन्युफैक्चरर से या ब्रांड से आपने सामान परचेज कर लिया। अब उस सामान को आपने अमेज़न के वेयरहाउस के अंदर भेजना है, तो आप कैसे भेजोगे? हमारे पास दो तरीक़ेकार होते हैं। या तो आप उसको अमेज़न के वेयरहाउस के अंदर डायरेक्ट शिप कर दोगे, या फिर दूसरा ऑप्शन होगा कि आप उसको अपने पास मंगवा लो और वहाँ से आप फिर अमेज़न के वेयरहाउस के अंदर शिप करो। इसको कहते हैं एफबीए मॉड्यूल। ये हम एफबीए मॉड्यूल की बात कर रहे हैं। ये हम एफबीए मॉड्यूल की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके लिए जब आप डायरेक्ट शिप करते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आपने सामान लिया, सप्लायर को कहा कि हाँ ये अमेज़न के वेयर हाउस है, आपके नज़दीक कौन सा वेयर हाउस है? वो कहेगा कि ये वाला मेरे नज़दीक वेयर हाउस है, तो वहाँ पर आप ड्रॉप कर दो। ऐसा नहीं होता, उनका एक सिस्टम है। उसके लिए उन्होंने क्या जनरेट किए हैं, उसको कहते हैं लेबल्स। अब ये लेबल्स की टाइप हैं, उसको कहते हैं हम लेबल्स, एफबीए लेबल्स। डिस बॉक्स के ऊपर ये होते हैं, बॉक्स के ऊपर, डिस बॉक्स के ऊपर यानी एक डिब्बा होता है, उसके अंदर ही हमारा सामान होगा ना। तो वो जो डिब्बे के ऊपर अगर एफबीए लेबल लगा हो ना, देन अमेज़न एक्सेप्ट करेगा उस सामान को, अगर वो नियरेस्ट किसी में जाता है। और अमेज़न ही डिसाइड करेगा कि इसकी इन्वेंट्री कहाँ पर जाएगी और कितनी जाएगी। सारा खुद अमेज़न बताता है आपको। अमेज़न का पूरा एक स्ट्रक्चर है, सेल सेंटर है उनके पास, हमारे पास होगा, अमेज़न देता है। तो उसमें हम बताएँगे कि ये प्रोडक्ट है, इसकी इतनी अमाउंट है, इसमें और इतनी-इतनी प्रोडक्ट्स हैं, इतने बॉक्सेस आ रहे हैं इसके,
और हर बॉक्स का डायमेंशंस इतना है, इसकी लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है, हाइट इतनी है, और इस बॉक्स का इतना वेट है। वो सारी डिटेल्स आप बता के ना फिर अमेज़न कहेगा कि आपने इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है, आपने इसको यहाँ पर शिप करना है, ठीक है? और जब आप शिप करोगे तब आप उससे पहले अमेज़न आपको कहेगा कि ये लेबल्स हैं, ये आपने बॉक्स के ऊपर लगाने हैं, ठीक है? उसको कहते हैं हम एफबीए लेबल्स। इसको एक और नाम भी दे देते हैं, बॉक्स लेबल्स या आइडेंटिफिकेशन लेबल्स। ये ओवर द कार्टन्स लगते हैं और बॉक्सेस के ऊपर लगते हैं। कार्टन्स भी कहते हैं उसको, बॉक्सेस भी कहते हैं, आउटर बॉक्सेस भी कहते हैं और केसेस भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। ये कोड्स की तरह होते हैं, बारकोड्स की तरह? हाँ, मैं दिखाता हूँ एफबी लेबल्स कैसे होते हैं। अच्छा जी, ये एफबी लेबल्स हैं। तो ये वाले होते हैं। ये होता है, इसमें शिप फ्रॉम एड्रेस होता है, आप बताते हो कि ये कहाँ से शिप होंगे, आपने सप्लायर का एड्रेस होता है, ये शिप ये अमेज़न खुद बताता है कि आपने इस मेरे वेयर हाउस के अंदर ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पर होता है कि ये प्रोडक्ट है, इसकी इतनी क्वांटिटी, वो सारी डिटेल्स अमेज़न खुद बताएगा। तो ये बॉक्स के ऊपर लगते हैं। अब ये बॉक्सेस हैं, ये बॉक्स के ऊपर लगेंगे, ठीक है? इसको कह देते हैं हम एफबीए। ये एक और बॉक्स लगा हुआ है, इसका मैं बाद में बताता हूँ। ये लेबल लगा हुआ है, ये हम इसकी बात कर रहे हैं, एफबीए लेबल, ठीक है? अब ये दूसरा लेबल आ गया, इसको कहते हैं यूपीएस लेबल्स। अब ये जो साथ वाला लगा हुआ है ना लेबल, ये वाला, इसको कहते हैं यूपीएस लेबल्स। ये ट्रैकिंग लेबल्स होते हैं, ठीक है? जो आप पूछ रहे थे ना सना कि ये ट्रैकिंग लेबल्स होंगे, नहीं, ये वाले होते हैं, यूपीएस के लेबल्स होते हैं। अमेजोन के साथ कौन सी रजिस्टर्ड कंपनी है? वो यूपीएस की है कंपनी। ये वाले जो लेबल्स हैं, इसमें सारी ट्रैकिंग की डिटेल्स होती हैं। और इसके थ्रू क्या होता है कि यूपीएस अगले दिन जाएगा जहाँ पर आपने सामान रखा हुआ है, वहाँ से वो उठाएगा और अमेज़न के वेयरहाउस के अंदर वो शिप कर देगा, ठीक है? फिर यूपीएस इसके चार्जेस लेता है। एफपी लेबल्स लगाने के इटसेल्फ कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन आप किसी की सर्विस लेते हो, देन आपके चार्जेस। अगर आप खुद लगा रहे हो, देन कोई चार्जेस नहीं है, और यूपीएस तो आपसे चार्जेस लेगा। अगर आप यूके के अंदर खुद हो और आपके पास गाड़ी है, आप सिम पर रखते हो पीछे, और देन आप अमेज़न के जहाँ पर आपको बताया गया वहाँ पर पहुँचा देते हो, देन आपकी भी कोई कॉस्ट नहीं है यूपीएस की, क्योंकि आप खुद उसको शिप कर रहे हो। तो अमेज़न के सेल सेंटर के अंदर आपने खुद सेलेक्ट करना होता है कि ये मैं खुद इसको शिप कर रहा हूँ, तो यूपीएस की चार्जेस वगैरह आपके बच जाएंगे। अच्छा जी, ये कहाँ पर लगते हैं? इसको कहते हैं शिपिंग लेबल्स, यूपीएस के लेबल्स, और ये ओवर द कार्टन और बॉक्सेस लगते हैं। अब ये यहाँ पर आ गए हम एफएनएस के लेबल्स, इसको कहते हैं अमेज़न के बारकोड्स, और ये ओवर द प्रोडक्ट्स लगते हैं। ये मैंने उस बड़ी डिटेल के साथ ही अमेज़न एफएनएस के लेबल्स की बात की ऊपर। ये अमेज़न के बारकोड हैं, ये प्रोडक्ट के ऊपर लगते हैं, ठीक है? ये मैंने पहले दिखाए थे अमेज़न के बारकोड कैसे होते हैं। ये वाले ये एफएनएस के, ये प्रोडक्ट के ऊपर लगते हैं, ठीक है? यहाँ पर कोई होगी, हाँ ये रहा मिसाल, ये प्रोडक्ट है, ये इस तरह लगेंगे प्रोडक्ट के ऊपर। ये एफएनएस के बारकोड होते हैं। यहाँ पर ये कंडीशन आ जाती है, न्यू आप कंडीशन बेच रहे हो या ओल्ड बेच रहे हो। ये नेम आ जाता है प्रोडक्ट का, ये फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये उसकी सारी ये बार कोड होते हैं, स्कैन करते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये वाले सेलर का इतना सामान है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये पैलेट लेबल्स होते हैं। पैलेट क्या होता है? अगर बहुत सारे बॉक्सेस मिल जाए ना, तो उसको कह देते हैं हम पैलेट। तो अगर आपने आपने देखना होता है, आपको ये होता है असल में पैलेट, ये लकड़ी होती है, इसको पैलेट कहते हैं। इसके ऊपर जो है ना 10 से 15 बॉक्सेस आ जाते हैं, और अगर यहाँ पर कोई पिक्चर हो, ये रही पिक्चर, ये इस तरह होता है। अगर सिंपल बॉक्सेस हैं तो ये बॉक्सेस आ जाएंगे। अगर पैलेट आप भेज रहे हो, यानी बहुत ज़्यादा बॉक्सेस हैं, तो क्या करता है सप्लायर, वो पैलेट की शेप में बना देता है। तो यहाँ पर ऐसे पैलेट आ जाते हैं। वो सिंपल ट्रक आता है, ट्रक यहाँ से वो एक मशीन होती है, वो लगाता है, और दैट्स इट, ये उसके ट्रक के अंदर चला जाता है सामान। तो ये पैलेट्स होते हैं। इसके चार्जेस भी फिर होते हैं अगर आप इसके लेबल्स लगवा रहे हो, ठीक है? अगर तो पैलेट जा रहा है ध्यान ये होगा, अगर सिंपल जा रहा है, ठीक है, तो ये वाला सिस्टम होगा, एफपी लेबल्स। लेबल पैलेट के ऊपर ही होगा? हाँ, नहीं पैलेट, हाँ ये पैलेट के ऊपर होगा। पैलेट टेबल जो होते हैं ना, वो पैलेट्स के ऊपर होते हैं, ठीक है? ये आ जाते हैं पैलेट लेबल्स। अब ये इस तरह है, ये पैलेट है मिसाल के तौर पे, यहाँ पर के वाजे निशान हो, ये रहा,
मिसाल के तौर पे ये पैलेट जा रहा है, बहुत सारे बॉक्सेस हैं, तो ये ऊपर ये वाला लेबल लगा होगा पैलेट के ऊपर, ठीक है। ये डिब्बों के ऊपर क्या आ जाएगा, बॉक्स लेबल्स आ जाएंगे, ये वाले लेबल्स बॉक्स लेबल्स, और ये पैलेट के ऊपर ये वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ही जाएगा सामान। अच्छा जी, ये समझ आ गई आपको? जी सना, आर यू देयर? जी समझ आ रही है आपको? बेहतरीन, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अकाउंट टाइप्स। अभी ये कल वाला लेक्चर ही हम रिपीट कर रहे हैं, परसों लास्ट वीक वाला थोड़ा सा रह गया। अच्छा, ये अकाउंट टाइप्स, अभी आ जाती हैं सप्लायर अकाउंट टाइप्स हैं ये वाली। एक होते हैं अकाउंट्स क्रेडिट अकाउंट, इसको सिंपल अगर पाकिस्तानी ज़ुबान में कहे कि उधार वाला अकाउंट होता है। आपने पहले सामान ले लिया, आपके आपने 30 दिन के बाद पेमेंट करनी है, इसको कहते हैं क्रेडिट अकाउंट। और ये कब अप्रूव होता है सप्लायर की तरफ से, ये आप 1 से 2 मरतबा आप ट्रांजेक्शन्स कर लेते हो ना किसी सप्लायर के साथ, देन ये अप्रूव होता है, अदरवाइज ये अप्रूव नहीं होता। कुछ होते हैं सप्लायर्स जो कहते हैं कि आप फ्रॉम फर्स्ट डे हमसे क्रेडिट पे काम कर सकते हैं, बट वो आपकी सारी डिटेल्स चेक करते हैं। उसके लिए डिटेल्स के लिए क्या होता है, ट्रेड रेफरेंसेस होते हैं कि आपने ऑलरेडी किन के साथ काम किया है, फिर वो उनको कॉल्स करते हैं, चेक करते हैं कि हाँ ये बंदा ठीक है, इसने ऑलरेडी हमारे साथ काम किया हुआ है, ये जेन्युइन पर्सन है, इसके हमने इनके साथ इतना कारोबार किया है और इतनी देर से चल रहे हैं। वो सारी डिटेल्स देख दू के वो कहते हैं कि ठीक है, ये कंपनी को हम अलाउ करते हैं कि ये क्रेडिट पे काम कर सकते हैं, ठीक है। 1 to 3 ट्रेड रेफरेंसेस रिक्वायर्ड टू ओपन अ ट्रेड अकाउंट। 1 से 3 आपके ट्रेड रेफरेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं। ट्रेड रेफरेंसेस में क्या क्या डिटेल्स देनी होती हैं, आपने देना होता है कि हमने इनके साथ काम किया, ये वाली कंपनी है, इसका ये मोबाइल नंबर है, इसका ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है जिसके साथ हमारा काम हो रहा है, और ये इसका एड्रेस है। तो हमने उनकी इनवाइसेस वगैरह भी कुछ मांग लेते हैं कि इनके साथ हमने इस तरीके से काम किया, इनवाइसेस भी आपको अटैचमेंट में शो करवानी होती है। तो ये चीज़ें होती हैं। दूसरा अकाउंट होता है परफॉर्मा, जो कि मोस्टली काम करता है। परफॉर्मा अकाउंट या उसको कैश अकाउंट कहते हैं, कैश पेमेंट अकाउंट। सिंपल आपने क्या करना होता है, आपने इन्वेंट्री लेने से पहले आपने पेमेंट करनी होती है, तो कैश पेमेंट अकाउंट होता है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स, कंपनी डॉक्यूमेंट्स, ये क्या होते हैं? अगर आप यूएसए के अंदर काम कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, आपको एलएलसी चाहिए होती है। अच्छा, ये आ गया था हमारा फिफ्थ पॉइंट ये वाला, और सिक्स पॉइंट ये वाला कंपनी डॉक्यूमेंट्स। एलएलसी, यूएसए के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, आपके पास एलएलसी होनी चाहिए, आपके पास ईआईएन एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, आपके पास रीसेल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके पास आईटीआईएन नंबर होना चाहिए, इंडिविजुअल टैक्सेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको चाहिए होते हैं। इसके अलावा रीसेल सर्टिफिकेट है, इसको हम डिफरेंट नेम से पुकारते हैं, इसको एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं, इसको रीसेल सर्टिफिकेट भी कहते हैं। यूएसए के अंदर ये असूल है कि जब आप रीसेलर्स हों और आपके पास रीसेल सर्टिफिकेट है, तो आप सप्लायर्स को कहते हो कि मैं रीसेलर हूँ, तो बीइंग अ रीसेलर आपको 0% टैक्स है ऑन रीसेलिंग, ठीक है। जब आप प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो है ना किसी सप्लायर से लेते हो, तो अमेज़न पर जाके बेचते हो, आपने 0% टैक्स देना है। जबकि यूके के अंदर डिफरेंट है, आपने हमेशा क्या करना करना होता है, 20% वैट लाजमी देना होता है ऑन परचेजिंग, ठीक है। ये आपने वैट लाजमी देना होता है, चाहे आप वैट रजिस्टर्ड अकाउंट्स हो, चाहे आप वैट डी रजिस्टर्ड अकाउंट हो, चाहे आप 7.5% पे काम कर रहे हो, या कोई आपका कस्टमाइजेशन है वैट, फिर भी आपको हर सूरतों में क्या होता है, वैट लाजमी देना होता है परचेजिंग पे, ठीक है। जी जी, आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही, मुझे इस सवाल की समझ नहीं आई। नहीं, वो आ जाते हैं एनुअल, वो एनुअल इनकम टैक्स फाइलिंग होती है, वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है।
नहीं, ये रनिंग वगैरह के हिसाब से नहीं है इसका सिस्टम। ये तो जो है ना, ये सिंपल उनका असूल है कि आपने जिससे मर्ज़ी परचेज़िंग करनी है, तो परचेज़िंग पे 20% वैट तो हर सप्लायर आपको लगाएगा। चाहे आप इंडिविजुअल पर्सन हो, चाहे आप कंपनी हो, यूके के अंदर तो ये सिंपल है कि आपने लाज़मी देना है, और जर्मनी के अंदर भी 19% है। हाँ जी, वो आप अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करती हैं ना वहाँ से, कोई भी ग्रोसरी की, वहाँ पर ऑटोमैटिकली वैट 20% ऐड होता है। तो अच्छा, इधर थे हम। एलएलसी कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ये मैं बात कर रहा हूँ यूएसए की। और आईटीएन, ईआईएन क्या होता है? एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये आइडेंटिफिकेशन होती है कंपनी की। और रीसेल सर्टिफिकेट, ये रीसेलर सर्टिफिकेट होता है जो कि शो करवाते हैं लोग कि मैं रीसेलर हूँ, तो उसको टैक्स नहीं होगा। यूएसए के अंदर जो कंज्यूमर है उसको टैक्स है, और रीसेलर को कोई टैक्स नहीं है, जबकि यूके के अंदर रीसेलर्स और कंज्यूमर्स दोनों को टैक्स है। और आईटीआईएन क्या होता है? आईटीएन इंडिविजुअल टैक्सेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये पेपाल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पर्सनल टैक्स फाइलिंग के ज़रूरी है। प्लस आपने कोई फिजिकल बैंक अकाउंट ओपन करना है यूएसए के अंदर, देन आपको आईटीएन नंबर लाजमी चाहिए होता है। जबकि यूके के अंदर ये असूल नहीं है। आपने सिंपल अपनी लिमिटेड कंपनी पे पेपाल क्रिएट कर सकते हैं, स्ट्राइप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, फिजिकल बैंक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यूके के अंदर कोई आईटीएन नंबर की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने यूके एलटीडी की बुनियाद पे सारा काम करना है। अच्छा जी, लिमिटेड कंपनी। अब आ जाते हैं हम। अच्छा, 3 टाइप्स ऑफ टैक्स फाइलिंग होती है यूएसए के अंदर। एक तो हो जाती है क्वार्टरली सेल्स टैक्स फाइलिंग। ये आपने हर 3 मंथ बाद जो है ना, आपने लाजमी पे करना होता है सेल्स टैक्स। आपने कोई बिजनेस नहीं किया, देन भी आपने फाइलिंग ज़रूर करनी है। मेरी 1-2 कंपनीज़ हैं, उसमें कोई बिज़नेस नहीं हो रहा है यूएसए के अंदर, तो मैं 0% लाज़मी टैक्स फाइलिंग कर देता हूँ। वो कॉम्प्लाइटर है या कोई और वेबसाइट है, वहाँ पर जाके उस स्टेट की आपने जाके वहाँ पर उसकी आपका जो है ना वो प्रोफ़ाइल होता है और पोर्टल होता है। पोर्टल में जाके आपने ज़ीरो शो करवा देना है कि मैं कोई बिज़नेस नहीं कर रहा, तो मेरी ज़ीरो सेल्स टैक्स फाइलिंग है। फ्रैंचाइज़ टैक्स होता है, वो एनुअल होता है। इनकम टैक्स होता है, वो भी एनुअल होता है। तो वो आपने पे करना होता है। इनकम टैक्स और ये सारे सेल्स टैक्स और फ्रेंचाइज टैक्स, ये उनकी स्टेट्स हैं, हर स्टेट का डिफरेंट है, तो उस हिसाब से आपने पे करना होता है। टेक्सास स्टेट है तो उसका 6.5% समथिंग है। इनकम टैक्स में देख लेता हूँ। ये होता है 6.25%। ठीक है, ये आपका होता है। अच्छा, ये सेल्स टैक्स है। और खैर इसी तरह का कोई सीन होता है इनकम टैक्स। अच्छा, डजंट हैव एनी इंडिविजुअल इनकम टैक्स, ये कंपनी का मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर ये जब आप फाइलिंग करेंगे तब आपको समझ आ जाएगी। बट मैं मोस्टली सेल्स टैक्स फाइलिंग करता हूँ यूएस एलएलसी की। तो वहाँ पर इनकम टैक्स में कोई काम ही नहीं कर रहा, तो ज़ीरो में शो करवा देता हूँ। एक होता है एक्सप्रेस ईआईएन। ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो एसएसएन होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है यूएसए वालों का। तो उसके बिहाफ पे लोग क्या करते हैं, ये ईआईएन जनरेट करवा देते हैं, वो विद इन 1 सेकंड में आ जाता है। जबकि जो एक्चुअल ईआईएन नंबर होता है ना, वो आ जाता है 1 मंथ आपको लग जाता है, वो जेन्युइन होता है आपका ईआईएन। हाँ, हमेशा डोंट गो विद एक्सप्रेस ईआईएन। ठीक है, वो 2 नंबर इसमें होती है। किसी का एसएसएन, किसी की डिटेल्स यूज़ करके आप ईआईएन ले रहे हो, जब आप फाइलिंग करोगे तो देन उस पर्सन की फाइलिंग हो जाएगी, और उस पर्सन को जाएगा आईआरएस, जो उनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उस पर्सन को जाके पकड़ेगा कि आपने फाइलिंग की, आपकी कंपनी ये वाली है, तो उसको पता ही नहीं होगा कि मेरी कंपनी काम कर रही है। तो ये बड़ी 2 नंबरी मार्केट में है, तो ये काम नहीं करना। अच्छा जी, अब आ जाते हैं यूके का। तो यूके की क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? यूके एलटीडी होती है, और इसको कहते हैं हम लिमिटेड कंपनी। और इसकी जो कॉस्ट है वो 12 पाउंड है। अच्छा, यूएस एलएलसी की जो कॉस्ट है वो हर स्टेट की डिफरेंट है। टेक्सास की $300 है, वन टाइम कॉस्ट है। फ्लोरिडा है, उसकी डिफरेंट है, आई थिंक 1 to 5 है। और वॉइमिंग है, वो भी 60 आई थिंक है। तो वो सारे रेट आप गूगल से चेक कर सकते हो। तो हर एक की डिफरेंट है। जबकि यूके के अंदर सिंपल है, 12 पाउंड आपने देने हैं और आपकी यूके एलटीडी बन चुकी है।
बट इसका मसला ये होता है कि आपको ड्रेस परचेज़ करना होता है अगर आप फॉरेनर हैं। तो 200 पाउंड या 150 पाउंड, ये डिपेंड करता है कौन सा पर्सन आपको दे रहा है सर्विस। तो फिजिकल एड्रेस आपको 200 पाउंड के अंदर यूके का मिलता है, और अगर वर्चुअल है तो देन आपको 100 पाउंड या 70 पाउंड पर एनम का आपको चार्जेस होते हैं, तो उसके अंदर आपका गुजारा हो जाता है। तो ये आप इसकी कॉस्ट मिला के, सारी कॉस्ट मिला के अराउंड 1 लाख का खर्चा आ जाता है पाकिस्तानी, और इसका भी अराउंड एक 1.5 लाख का खर्चा आ जाता है पाकिस्तानी। इसमें कौन कौन से टैक्स होते हैं? अगर तो आप वैट रजिस्टर्ड नहीं हो, देन आपको सिंपल क्या करना होता है, एनुअल टैक्स फाइलिंग करनी होती है बस। आपने वैसे भी 1 से 2 साल जो है ना, अकाउंटेंट शो करवाता है कि इस कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और आपको प्रॉफिट्स नहीं आ रहे, तो आपकी हमेशा नेगेटिव में फाइलिंग होती है। जैसे एक कंपनी है मेरी, तो अभी तक वो नेगेटिव में ही फाइलिंग हो रही है उसकी, क्योंकि जबकि एक्चुअल में वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, बट हम एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा शो करवा देते हैं, तो एक्चुअल में होते भी हैं। तो बस वो गुजारा हो जाता है, यानी हम एनुअल जो इनका 6% होता है मेरे ख्याल से यूके का, तो उससे हम बच जाते हैं। अच्छा, बट ये हमें आई थिंक सो कि थर्ड ईयर में जाके हमें लाजमी प्रॉफिट शो करवाना होगा, वरना एचएमआरसी कहेगा कि इतनी देर हो गई आप अभी भी नेगेटिव में हो, तो वो मसले होते हैं। अच्छा, एक और होता है वैट। वैट की काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसका मैं अकाउंटेंट ज़्यादा बेहतर बता सकता है, बट जहाँ तक एफ बी होलसेल का मामला है तो मैं आपको इन डेप्थ बता सकता हूँ। आपको 20% वैट लाजमी लगेगा, अगर आप वैट रजिस्टर्ड हो, वैट डी रजिस्टर्ड हो, चाहे जो मर्जी हो, आपको 20% वैट ऑन परचेजिंग लाजमी लगेगा। अब आ जाते हैं सेलिंग प्राइस पे। यूके के अंदर ये सीन है, एक परचेजिंग को कह देते हैं वीएटी ऑन परचेजिंग, इसको कहते हैं हम इनपुट वैट, इनपुट वीएटी, और वीएटी ऑन सेलिंग इसको कहते हैं आउटपुट वैट। ठीक है, जो इनपुट वैट होता है ये आप पे कर रहे होते हो, पेइंग टू सप्लायर्स और टेकन फ्रॉम कंज्यूमर्स, ये आप कंज्यूमर से ले रहे होते हो अमेजोन पर। ठीक है, तो ये वैट आपकी परचेजिंग पे इनपुट वैट है, और ये पेइंग आप कर रहे हो किसको, सप्लायर्स को आप पे कर रहे हो, और ये तब है जब आप वैट रजिस्टर्ड हो। वैट डी रजिस्टर्ड में क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वैट डी रजिस्टर्ड में क्या होता है कि नो आउटपुट वैट, कोई आउटपुट वैट नहीं होता, ओनली इनपुट वैट, क्या आपने सिर्फ देना होता है। ठीक है, आप रिसीव नहीं कर सकते। जो भी कंपनी है वो आपसे चार्ज कर रही है ना वैट, इट मीन्स कि वो वैट रजिस्टर्ड है, और आपने उसका वैट नंबर लाजमी लेना है। बहुत सारी ऐसी दो नंबरियाँ हो रही हैं कि लोग वैट के लिए रजिस्टर्ड नहीं होते, और क्या करते हैं, डिफरेंट सेलर से वो वैट ले लेते हैं। तो इस तरह नहीं करना, क्योंकि जो कंपनी वैट रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो यूके के अकॉर्डिंग वो वैट ले भी नहीं सकती, जहाँ तक मुझे पता है। तो इसके लिए वैट रजिस्टर्ड होना लाजमी है। जो वैट रजिस्टर्ड है देन वही आपसे वैट ले सकता है। अब मैं वैट रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मैं कभी भी क्या होगा कि ये सप्लायर्स कस्टमर से या कंज्यूमर से मैं वैट कभी भी चार्ज नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो कंपनी जिसे हम परचेज कर रहे हैं सामान, वो भी हमसे वैट चार्ज नहीं कर सकती जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है देन वो हमसे कोई चार्ज नहीं करेगी। जब वो रजिस्टर्ड है देन हम उनसे डिमांड करेंगे कि हमें अपना वैट नंबर दें, या वैट फाइलिंग, या वैट के डॉक्यूमेंट्स दें, देन हमें पता होगा, देन हम वैट उसको देंगे। ठीक है, तो वैट जो डी रजिस्टर्ड अकाउंट होते हैं, यानी जिनका कोई वैट रजिस्टर्ड होता ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन होती नहीं है, देन वो कोई वैट नहीं देंगे। ठीक है, आउटपुट वैट वो नहीं देंगे, जबकि इनपुट वैट वो लास्ट में देंगे। और ये थ्रेशोल्ड कितना होता है आपको पता ही होगा, 85 के जीबीपी होता है पर एनम का। ठीक है, पूरे साल के अंदर अगर आपने 85,000 पाउंड की सेल से नीचे नीचे काम किया ना, देन आप वैट के लिए रजिस्टर्ड नहीं होंगे। और अगर आपने 85,000 से ज़्यादा सेल कर दिया, देन आपको मस्ट वैट के लिए रजिस्टर्ड होना होगा। ठीक है, तो यूके का ये सीन है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ 7,000 पाउंड की या 6500 से लेके 7 के जीबीपी तक की मैं सेल करता हूँ पर मंथ की, एक अकाउंट पे। ये कि ज़्यादा सेल नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास बजट बहुत अच्छा है 20-30 हज़ार पाउंड का, देन तो आप वैट रजिस्टर्ड हों। अदरवाइज आपके लिए क्या है, सिंपल, आप वैट डी रजिस्टर्ड हों। 3 से 4 अकाउंट्स चलाएं,
एक अकाउंट से आपको 600 पाउंड बच जाएगा, 10% अगर प्रॉफिट निकालें, ठीक है, 6500 7,000 पाउंड। एक अकाउंट से 600 पाउंड बचेगा। इस तरह के अगर आप 4 चल रही हैं तो आई थिंक ये कितना बन जाएगा, 2400 पाउंड बन जाएगा। 2400 पाउंड यूके वालों के लिए भी जेब खर्च बन ही जाता है। ऐसा ही है ना सना? तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि एक ही अकाउंट को लॉन्ग टर्म के लिए लेके चला जाए, या फिर मैंने जैसे किया हुआ है कि दो एक कस्टमर के अकाउंट्स हैं, तो मैंने उसकी इन्वेस्टमेंट है तकरीबन 10 से 12 हज़ार पाउंड की। तो मैं क्या करता हूँ कि दो अकाउंट्स मैंने बनाए हुए हैं, एक पे मैं 7 हज़ार करता हूँ, दूसरे पे भी 7 हज़ार करता हूँ। तो हमें एट द एंड जो है ना वो 1000 1200 पाउंड बच जाता है दोनों अकाउंट्स का मिला के। अच्छा जी। ये हो गया। अच्छा, अगर तो आपने सेल की हुई है 85,000 पाउंड से ज़्यादा की, देन क्या होगा? देन ये होगा कि आपको वैट के लिए रजिस्टर्ड लाजमी होना होगा, और देन ये सिस्टम आ जाता है इनपुट वैट और आउटपुट वैट का। इनपुट वैट में क्या करना होता है, आप कस्टमर्स को दे रहे हो, सप्लायर्स को दे रहे हो, तो वो आपका 20% है, और जो आपने सेलिंग पे दिया है वो आप कस्टमर से चार्ज कर रहे हो। तो आपने क्या करना था, फार्मूला इसका फिर ये होगा, इनपुट वीएटी माइनस आउटपुट वीएटी माइनस इनपुट वीएटी इज इक्वल टू अमाउंट गोज टू HMRC। ये क्वार्टरली इसकी फाइलिंग होती है, ठीक है। वैट की जो फाइलिंग, जब आप वैट रजिस्टर्ड हो जाते हो ना, देन आप क्या करते हो, आपको क्वार्टरली वैट लाजमी फाइल करना पड़ता है। और वो जब फाइल करोगे तो कैसे होगा कि आपका आउटपुट वैट जो है ना, जो आपने कस्टमर से चार्ज किया, माइनस करेंगे इनपुट वैट जो कि आपने सप्लायर्स को दिया है। तो जो अमाउंट बनेगी वो आपने HMRC को, उनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, तो उसको आपने दे देना, जस्ट लाइक पाकिस्तान के अंदर FBR है। तो इसकी अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट। इसकी मैं डेप्थ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आगे जाके आपको इस चीज़ की लाजमी समझ होनी चाहिए, आगे काफ़ी काम देगी। प्रोडक्ट कॉस्ट है जनाब 10 पाउंड की। 10 GB पे वैट कितना बन रहा है मेरा, इनपुट वैट, ये कैलकुलेट करते हैं ज़रा। 10 पाउंड मेरे हैं जनाब, और उस पर 20% वैट है, 12 पाउंड टोटल हो जाएगा, और ये 2 पाउंड जो है ना वो मेरा वैट होगा। तो 2 GBP VAT, ठीक है, दैट इज़ 20%, 10 2 पाउंड हो गए मेरे वैट बनेगा, जो कि 20% है 10 GBP का। और ये प्रोडक्ट कॉस्ट अगर हम कंसीडर करें, एक प्रोडक्ट हमें 10 की मिल रही है तो उस पर वैट कितना होगा, 2 का होगा। टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी, ये 12 बन जाएगी, ठीक है। टोटल अमाउंट कितनी, 12। अब अज्यूम कर रहे हैं कि इसको हमने बेचा, कितने में बेचा, प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस, इसको हमने बेचा 20 में, ठीक है। अब 20 पे क्या बन रहा है वैट, 20 प्लस 20%, 4, ठीक है। और ये 4 बन रहा है वैट यहाँ पर, 4 GBP VAT, 20% ऑफ 20 GBP, ये कितना बन जाएगा। अब ये टोटल कितना होगा, टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, ठीक है। ये आपका आउटपुट वैट है, और ये आपका इनपुट वैट है। अब ये फार्मूला आपने जेन में रखना है, आउटपुट वैट माइनस इनपुट वैट इज इक्वल टू अमाउंट गोज टू HMRC। तो क्या होगा, आउटपुट वैट आपका कितना है जी, आपने 4 दिया, माइनस कितना करेंगे, इनपुट वैट आपने कितना दिया, 2 दिया, टोटल कितनी आ जाएगी अमाउंट आपके पास, 2। अब ये 2 आप HMRC को दोगे, 2 इज इक्वल टू गोज टू HMRC। ये तब जाएगी, ये कब जाएगी, ये तब जाएगी जब आपने क्वार्टरली इसकी वैट की फाइलिंग करनी है, ठीक है। HMRC रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जस्ट लाइक IRS डिपार्टमेंट है USA का, तो UK के अंदर HMRC है, ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर FBR है।
तो हर कंट्री का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसको आप टैक्स की फाइलिंग करते हो। तो ये 2 पाउंड आपके कहाँ पर जाएंगे, HMRC को। यानी जब आप वैट रजिस्टर्ड होती हो, देन आप इनपुट वैट 20% वैट भी दे रहे हो, प्लस आप HMRC को भी दे रहे हो। तो जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हो जाते हैं। इसलिए मैं कभी भी लोगों को नहीं कहता कि आप वैट के लिए रजिस्टर्ड हो, अनलेस कि आपका आपका बजट बहुत अच्छा है, आपका बजट 20-30 हज़ार पाउंड का, देन आप जाओ। अदरवाइज अगर आपका बजट ही 5-6 हज़ार या 10 हज़ार पाउंड है, 2 अकाउंट्स बना लो, उस पर चलाओ। ठीक है जी सना, इसकी सारी डिटेल समझ आ गई, मैंने बड़ी डेप्थ के साथ वैट का इश्यूज आपको बता दिए हैं। ज़्यादा बोरिंग तो नहीं हो गया था? अच्छा अच्छा। कैसे? हाँ जी, ठीक है ठीक है। अच्छा जी, अब ये सारा हो गया हमारा कि जो हमें ज़रूरत थी जानने की बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बाद। अब हम आ जाते हैं मज़ीद बाकी चीज़ों की तरफ जो ये हमने डिस्कस की थी। अब ये हमारी थर्ड क्लास आर से स्टार्ट होगी। ठीक है, ये कौन सी क्लास है हमारी, फोर्थ है या थर्ड है? ये फोर्थ क्लास है हमारी, सॉरी। तो आज क्या है, 11-18, आज 18 मेरे ख्याल से। अच्छा जी, इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, इसके हम कीपा और दूसरा टूल है सेलर एएमपी, हम सिर्फ इस पे बात करेंगे। ये दो टूल है, इस पे हम बात करेंगे। ये दो टूल्स हमें लाजमी चाहिए। ठीक है, इसकी कॉस्ट है कीपा की 1000 का आपको मिल जाएगा, 1100 1200 1500 ये मार्केट का रेट है। सेलर एएमपी ये भी 1000 में मिल जाएगा, 1200। आप ये पूछ रही हैं कि ये हमें कब परचेज करना चाहिए? आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही। हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही सुना। अच्छा, मुझे आप ना बल्कि यहाँ पर राइट कर दें मैसेज कि जो आपको, आपका जो मैसेज है ना, आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर राइट कर। हाँ जी, इधर कर दे मैसेज। अच्छा जी, अब ये कीपा क्या चीज़ है, हम ज़रा कीपा को अब स्टडी करते हैं। सॉरी, इधर नहीं था, इधर था। ये है जी कीपा। कीपा एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि हमें सारा डेटा देता है अमेज़न से। और ये रहा कीपा। अच्छा, मज़ीद हम 15 मिनट का बस इंशाल्लाह लेक्चर लेंगे और इसमें हम बस टूल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टूल्स हैं। ये एक टूल है कीपा। तो कीपा की मदद से हमें क्या आता है, ये इसका थोड़ा सा मैं ना आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ। ये टूल है, इसमें डील्स आ जाती, नो इम्पोर्टेंट। ये ट्रैक है, इसको छोड़ देना है आपने, ऐप्स को छोड़ देना है, सिर्फ डाटा में आपने जाना है। डाटा में आ जाता है प्रोडक्ट फाइंडर। ठीक है, इसमें मार्केट आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कौन सी मार्केट में काम करना है। ये जर्मनी आ गया। ठीक है, आपने यहाँ से चूज़ कर सकते हो, डॉट कॉम है, डॉट यूके है, इधर से आ जाएगा। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि डॉट कॉम में हम काम करते हैं, यानी यूएसए के अंदर। अच्छा, कीपा जो है ना, आप इसको आपसे परचेज कर लें। ठीक है, क्योंकि आगे जाके यानी जो सुबह की क्लास है ना, सुबह की क्लास में आपके पास कीपा लाजमी होना चाहिए।
तो आपने कीपा परचेज़ कर लेना है। कहाँ से परचेज़ कर लेना है? वो नंबर शेयर कर दूँगा, वो आपको हज़ार हज़ार शायद मज़ीद डिस्काउंट आपको दे दे, तो आपको दे देगा। बट कीपा में मसला है कि वो लॉग आउट हो जाता है बार-बार, तो आपने ये याद रखना है। और दूसरा टूल है सैलरी एमपी, वो भी आपने परचेज़ करना है। अच्छा, डाटा में गया और प्रोडक्ट फाइंडर में गया, तो इसमें मैं ज़रा दिखा देता हूँ। अब ये सारी टर्म्स जो पीछे वाली ना वो सारी याद रखनी है। अब ये देखें सेल्स रैंक आ रहा है बीएसआर, मैंने क्या बताया था? सेल्स रैंक क्या बताता है? ये बताता है कि इस प्रोडक्ट की क्या सेल्स होंगी। तो आप यहाँ पर फ़िल्टर लगा देते हैं कि हमें क्या चाहिए। अच्छा, ये जर्मनी का डाटा आ रहा है, तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ .com, ठीक है। बल्कि ये लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज मैंने कर दी दूसरी। अब ये यूके का आ रहा है, तो मार्केट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, दोनों का सेम ही है। सेल्स रैंक आ रहा है, सेल्स रैंक आपने करंट में लेना है या टू में लेना है, नो सेल्स रैंक लेना है। हमें सेल्स रैंक लास्ट में चाहिए होता है, तो आपने क्या करना है, करंट में हमेशा फ़िल्टर लगाने हैं। करंट में कितना ये हमारा जो है ना अभी अभी तो मैं जस्ट टूल्स को डिस्कस करूँगा, तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा जी, ये सेल्स रैंक है। सेल्स रैंक आपने कितना लगाना है? सेल्स रैंक यूके की मार्केट के अंदर जो मैं रेकमेंड करता हूँ, आप 1 से लेके 30-40 हज़ार तक लेके जा सकते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं। नहीं, आपने 90 डेज़ का नहीं लगाना, आपने करंट का लगाना है। उसकी रीज़न ये है, 90 डेज़ में भी लगाएँगे, लेकिन आपने करंट में लगाना है मोस्टली। उसकी रीज़न ये है कि अभी इसके स्टैट्स ये वाले हैं, हमें रीसेंट स्टैट्स की होती है। आपने क्या करना होता है, बीएसआर लगाना है 1 से लेके 40। अगर यूएसए की मार्केट है, तो आपने कितना लगाना है, 1 से 50 कर लें या 60 तक कर लें, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? बाय बॉक्स। अब ये आ गया बीएसआर, आपने इधर क्लिक करना है, आपको सारी समझ आ जाएगी। ये आ गया बाय बॉक्स। प्राइस ऑफ अ न्यू एफबीए बाय बॉक्स ऑफर, आपने इसको छोड़ देना है, ठीक है? आपने इसमें जाना। ये अमेज़न की प्राइस है, बस ठीक। अच्छा, ये अमेज़न की प्राइस है, तो आपने अमेज़न को हमेशा क्या करना है, आउट ऑफ स्टॉक कर देना है, ठीक है? अमेज़न को आपने आउट ऑफ स्टॉक करना है कि अमेज़न उस प्रोडक्ट में ना बेच रहा है। उसकी रीज़न ये है कि हम अमेज़न के साथ कम्पीट नहीं कर सकते प्राइस में, क्योंकि उनकी कोई कॉस्ट ही नहीं है, ना उन्होंने एफबीए फ़ी देनी है, ना उन्होंने रेफरल फ़ी देनी है, उन्होंने कोई कुछ नहीं देना। हमने ये डिस्कस किया है एफबीए फ़ी, रेफरल फ़ी? नहीं किया डिस्कस? अच्छा, चलो इस पे आते हैं बाद में। अच्छा, ये आ गई न्यू, इसको कहते हैं न्यू प्राइस बाय थर्ड पार्टी सेलर, कि थर्ड पार्टी की प्राइस कितनी होनी चाहिए। ये आपने करंट में लगाना है कि एटलीस्ट जो सेलिंग प्राइस है ना, ये आ रही थी सेलिंग प्राइस, न्यू न्यू प्राइस बाय थर्ड पार्टी सेलर्स। थर्ड पार्टी सेलर्स की प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट उनकी जो सेलिंग प्राइस है ना, वो 5 तो होनी चाहिए ना, 5 से ऊपर ऊपर। अगर आपने बड़ी आइटम्स को टारगेट करना है, आप 15 से भी कर सकते हैं। 15 से ज़्यादा सेलर्स की जो प्राइस है ना, यानी बड़ी टिकट में आपने जाना है कि जिसकी सेलिंग प्राइस ही 15 है, तो आपको कितने की मिलेगी, ऑलमोस्ट हाफ प्राइस होती है जो सेलिंग प्राइस होते हैं। सेलिंग प्राइस 15 है, इट मीन्स कि हमें ये 7-8 पाउंड में मिले, यानी ये प्रॉफिटेबल होगी। अगर ये 15 की बिक्री है और 10 में आप ले रहे हो, तो वो आपको ऑलमोस्ट जो है ना वो लॉस में जाती है। अच्छा, न्यू थर्ड पार्टी एफबीए, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। ज़्यादा बेहतर वैसे ये वाला है कि न्यू थर्ड पार्टी एफबीए आप सेलेक्ट करो, यहाँ पर आप 15 लगा दो कि 15 उसकी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए एफबीए सेलर्स की, क्योंकि हम एफबीए को टारगेट कर रहे हैं, हम एफबीएम को टारगेट नहीं कर रहे हैं। इसको छोड़ देना है एफबीएम को, कि एफबीएम की क्या प्राइस होनी चाहिए, इसको भी छोड़ देना है। न्यू प्राइम एक्सक्लूसिव, इसको भी छोड़ देना है। लाइटिंग डील्स, इसको भी छोड़ देना है। बाय बॉक्स यूज, इसको भी यूज्ड कंडीशन में हम बेचते नहीं, तो यूज वाला सारा ख़त्म। वेयर हाउस भी हम नहीं बेचते, रिफर्बिश भी नहीं बेचते, कलेक्टिबल्स भी नहीं, लिस्ट प्राइस भी नहीं, ईबे पर काम ही नहीं करते। अच्छा, अब ये आ गई कैटेगरी। कैटेगरी आपने कौन सी, कोई भी कैटेगरी चूज़ कर, एनी कैटेगरी। मैं चला जाता हूँ जी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, ठीक है। अब इसकी सब कैटेगरी आपको नज़र आ रहा है, कोई सब कैटेगरी लिखनी है वो आप लिख सकते हो। टाइटल, इसको छोड़ देना आपने, ठीक है। फॉलोइंग फील्ड्स स्पोर्ट मल्टीपल एंट्रीज, एंटर ईच एंट्री इज कंसीडर्ड और वाइज एंड मैक्सिमम 50 एंट्रीज। अच्छा, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा ब्रांड है, अच्छा कौन सा वर्ड है, ठीक है, कौन सा मैन्युफैक्चर है, उसको आपने करना है, कौन सा ब्रांड है। अगर आपको कोई ब्रांड, आपने सिंपल ब्रांड के प्रोडक्ट को निकालना है, तो आप यहाँ से कोई भी ब्यूटी कैटेगरी का ये सारे ब्रांड है। मैं कर लेता हूँ जी न्यू बैलेंस, कोई ब्रांड है,
मैं सिर्फ उसकी प्रोडक्ट को देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कोई और, ये सारी प्रोडक्ट्स हो रही हैं आपकी अभी करंट में, कितनी प्रोडक्ट्स हो रही हैं, 12,776 प्रोडक्ट्स आपको शो हो रही हैं। किस क्राइटेरिया पे, वो वाला क्राइटेरिया जो हमने ऊपर लगाया है कि कौन कौन सा, BSR ये होना चाहिए, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, और इसकी जो सेलिंग प्राइस है FBA की वो 15 से ऊपर होनी चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग 12,776 प्रोडक्ट्स हमारी आ रही हैं, और ये डाटा कहाँ से आ रहा है, ये अमेजोन से आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ से आप ब्रांड चूज़ करना चाहो, ब्रांड चूज़ कर सकते हो, नो इशू, ठीक है। और न्यू ऑफर अकाउंट ये लाजमी है। न्यू ऑफर अकाउंट कहते हैं कि कितने सेलर्स इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो वो कितने होने चाहिए, एटलीस्ट जो है ना वो 4 या 3 या 2 कर लो आप, मिनिमम से मिनिमम भी 2, और ज़्यादा से ज़्यादा भी 4 आप कर लो, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। न्यू ऑफर अकाउंट कितने होने चाहिए, 4, और करंट में लगाना है। तो ये कितने बाकी प्रोडक्ट्स बची, मैक्सिमम 30 आप लगा सकते हो, बट ये लाजमी नहीं है, ये बस बात नहीं है, 30 लाजमी होना चाहिए। आपने मिनिमम का लगाना है। मैक्सिमम क्या होता है कि सम टाइम एक प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा सेलर आ गए, तो वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी हो सकती है, तो आपने उसको छोड़ दिया, ठीक है ना। तो आपने अपनी बड़ी कैपेसिटी रखनी है कि आप हमेशा बड़ी रेंज में टारगेट करो, ठीक है। नैरो डाउन तब होती हैं जब आपके पास प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हों। करंटली आपने जब आप स्टार्ट ले रहे हो तो आपने नैरो डाउन होकर ज़्यादा नहीं चलना, आपने वाइड रेंज में काम करना है। तो एनी कैटेगरी में काम कर सकते हो। न्यू ऑफर काउंट 4 आपने लगा देना है, 4 का। और ये यूज्ड है, इसको छोड़ देना है, ये छोड़ देना है। न्यू ऑफर काउंट से मुराद है कितने सेलर्स उस प्रोडक्ट में बैठे हों। अगर 4 हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्यों, क्योंकि जो ब्रांड्स होते हैं और वो खुद ही उसको बेच रहे हैं, तो वो कितने होंगे सेलर्स, वो 1 या 2 होंगे, ठीक है। और ऐसे आपको अलाउ भी नहीं करेंगे। जब आप ऐसे ब्रांड को टारगेट कर रहे हो कि जिसमें सेलर ही सिर्फ 2 बैठे हुए हैं, इट मीन्स कि वो खुद बेच रहे हैं। अगर आप उस ब्रांड का डाटा निकाल के आप उससे रब्ता भी करती हो, XYZ कोई ब्रांड है, वो 2 लोग बेच रहे हैं, वो खुद ही बेच रहे हैं, तो आप उससे रब्ता करोगे कि भाई मैंने आपका ब्रांड अमेज़न पर बेचना है, मैंने आपसे स्टॉक बाय करना है, क्या आप मुझे अलाउ करोगे? वो कहेगा नहीं, ठीक है ना। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम टारगेट करते हैं कि एक ब्रांड को एटलीस्ट 4 लोग बेच रहे हो, एक प्रोडक्ट को, ठीक है, ब्रांड के प्रोडक्ट्स को। ये ब्रांड की प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, ठीक है, ये ब्रांड्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पर ब्रांड की प्रोडक्ट्स आएंगे। अच्छा, ये बाय बॉक्स किसके पास होना चाहिए, हमारा हम चूज़ करेंगे थर्ड पार्टी। बाय बॉक्स किसके पास होना चाहिए, थर्ड पार्टी। अब ये देखें, सिर्फ ये बारे, अब ये फिल्टर करते जाएंगे, मजीद नैरो डाउन होता जाएगा डाटा। बाकी आपने सारा कुछ आपने छोड़ देना है। अच्छा, बाय बॉक्स कंडीशन कितनी होनी चाहिए, ये भी आपने छोड़ देना है। और हाँ, डिजिटल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, इसको आपने छोड़ देना है। हम डिजिटल प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे, हम फिजिकल, वैसे डिजिटल बेचना चाहो बेच सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, वेरिएशंस वगैरह, वेरिएशंस क्या होते हैं, ये साइज़, ये कलर के साइज़ हो गए, मिसाल के तौर पे आपने बोतल ली है, तो बोतल बोतल के बहुत ज़्यादा साइजेस हो सकते हैं। शू आप है, शू आपका नंबर का साइज़ हो सकता है डिफरेंट, किसी का 5 है, किसी का 6 है, किसी का 10 है, तो इस हिसाब से इसको कहते हैं वेरिएशंस। कलर की भी वेरिएशंस होती हैं, कोई ब्लैक है, कोई रेड है, कोई एक प्रोडक्ट है उसमें ब्लैक कलर भी है, वाइट भी है, तो हर तरह के कलर्स हैं, तो ये वेरिएशंस इसको कहते हैं। आपने वेरिएशंस को लाजमी रखना है, आपने इस पे सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि फिर प्रोडक्ट बहुत कम रह जाती हैं। अच्छा, ये आपने प्राइस नहीं, सारा कुछ आपने छोड़ देना है। हाँ जी, रेटिंग कितनी होनी चाहिए, रेटिंग होनी चाहिए आपकी एटलीस्ट, कोई प्रोडक्ट है ना उसकी 4 से अबव होनी चाहिए, ठीक है। 4.2 कर सकते हो, 4.1 कर सकते हो, जो आप करना चाहो, ठीक है। अब इससे कम रेटिंग होगी ना तो आपको रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आएंगे। रिटर्न्स किस तरह आएंगे कि जी एक प्रोडक्ट है, उसकी रेटिंग ही 3.9 है, इट मीन्स के कस्टमर को पसंद नहीं आ रही, तो जिसकी वजह से उसकी रेटिंग 4 है, 5 से 4 आ गई है, क्लोज कर दो आप। रिव्यूज़ कितने होने चाहिए, रिव्यूज़ करंट में आपके पास एटलीस्ट जो है ना किसी भी प्रोडक्ट के 10 20 30 50 लाजमी होने चाहिए, ठीक है। आप इतना कर सकते हो, कम से कम भी करना है 10 कर लो, 50 वैसे होने चाहिए एटलीस्ट जो है ना इसके रिव्यूज़ होने चाहिए। तो ये सारे फिल्टर्स हैं जो आपने लगाने हैं। अब इसमें कीपा की हम अंडरस्टैंडिंग भी कर रहे हैं, रिव्यूज़ भी आके। अच्छा, ये आपने छोड़ देनी है, ये भी छोड़ देनी है, ये भी छोड़ दी, डायमेंशंस और वेट, इसको भी वेट आप कर सकते हो। वेट आप ये जाओ कि आपका मैक्सिमम वेट जो है ना किसी भी प्रोडक्ट का वो 5 kg से ज़्यादा ना हो, या 2000 ग्राम कर दो, 2 kg होगा, 2000 के ग्राम से ज़्यादा ना हो, ठीक है, 2 kg से ज़्यादा ना हो। अच्छा, ये सारे फिल्टर्स लग चुके हैं, आप सिंपल अब फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करोगे। अब जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि इस क्राइटेरिया पे, ये जो हमने 7 8 फिल्टर्स लगाए हैं, इस क्राइटेरिया पे कितनी प्रोडक्ट्स आ रही हैं।
अच्छा मैं ज़रा क्लास ले रहा सी, एक सेकंड। हाँ जी, बुला लो अंदर। हाँ जी, समझ आ रही है आपको? अच्छा, ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे क्राइटेरिया पे पूरा-पूरा उतरती हैं, ठीक है जी। अब ये एक प्रोडक्ट है, ये बड़ी मशहूर वैसे प्रोडक्ट है, ब्यूटी की प्रोडक्ट है, सीरावी। मुझे इसका नाम भी वैसे प्रोनाउंस करना नहीं आता प्रॉपर। तो ये प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। मुझे जस्ट 1 मिनट दीजिएगा। हाँ जी, आ गए? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आ जाओ, इधर ही आ जाओ सारे, क्लास में बैठ जाओ, चेयर्स ले लो। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, बस देख लो, चेयर्स ले लो। 2 चेयर्स हैं ना इधर? हाँ, एक गोद में बैठ जाए। जल्दी ले आओ, जल्दी। अच्छा जी, दरवाज़ा बंद कर दो। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमने सारे क्राइटेरिया लगाए थे। सारे क्राइटेरिया लगाने के बाद ना हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं। अभी ये सिर्फ़ हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कीपा की। ये आपने पहला अभी यूज़ किया प्रोडक्ट फाइंडर, और उसके बाद आपके पास ये प्रोडक्ट्स के रिज़ल्ट्स आ गए हैं। अब ये कॉन्फ़िगर कॉलम है। इसमें क्या है कि आप बहुत सारे और फ़िल्टर्स भी यूज़ कर सकते हो। ये एडल्ट प्रोडक्ट्स आ गए हैं, ये अमेज़न आप देख सकते हो। ये अमेज़न इस यानी ये जो प्रोडक्ट्स आपके पास आई हैं ना अभी, आप इनकी डिटेल्स आके चेक कर सकते हो। अभी इसमें क्या है, ये इमेज आ गई प्रोडक्ट की। आपको इमेज चाहिए, नहीं चाहिए, आप यहाँ पर जाओ सिंपल, ठीक है? इमेज को आप यहाँ पर करो कैंसल, तो वहाँ से इमेज वाला कॉलम ख़त्म हो जाएगा। तो हम इमेज पे यानी जो-जौन सी आपको डिटेल्स चाहिए ना किसी भी एक प्रोडक्ट की, वो आप यहाँ पर क्लिक करके निकाल सकते हो। हमें कौन-कौन सी चाहिए होती हैं? हमें मेनली 4 से 5 चाहिए होती हैं। इस उसका बीएसआर हो, उसका एसिन हो, और उसका प्रोडक्ट का लिंक हो, और ये मोटे-मोटे ये ऑलरेडी वैसे पुट होते हैं, ठीक है? अब ये भी कॉलम आ गया है। अब ये बड़ा ज़बरदस्त कॉलम है कि पास्ट मंथ में इसकी कितनी सेल हुई है। अब ये कीपा के अंदर रिसेंटली आया है। ये बड़ा ज़बरदस्त है। अब इसके अंदर ये आपने फ़िल्टर लास्ट में लगाना है कि पास्ट हिस्ट्री में इसकी सेल कितनी हो। एटलीस्ट जो है ना, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, एटलीस्ट इसकी जो सेल है वो 100 यूनिट्स तो लाज़मी इस प्रोडक्ट के बिके हों, ठीक है? उस प्रोडक्ट के 100 यूनिट्स लाज़मी बिके हों उस प्रोडक्ट के। 100 बिके हैं, इट मीन्स कि हमें उस प्रोडक्ट में ज़्यादा चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ हमारा बन जाएगा। 50 भी करना चाहो, 50 भी कर सकते हो, डज़न्ट मैटर। अभी ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, ये सारे फ़िल्टर लगाए तो हमारे पास ये सारी डिटेल्स आ गई हैं। अब ये वाले फ़िल्टर्स हमारे लगे हुए हैं। ये रिव्यूज़ का ये जो है ना इस थोड़ा से डार्क ये फ़िल्टर लगे हुए हैं। रिव्यूज़ कितना लगा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करो, यार देखो ये ऑलरेडी 4 लगा हुआ है, ठीक है? ये बीएसआर कितना लगा हुआ है हमारा, हमने लगाया था 1 से 40,000 के दरमियान। अब ये पास मंथ में कितने बिकने चाहिए, 100, तो ये फ़िल्टर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं। और ये बाय बॉक्स किसके पास होना चाहिए, थर्ड पार्टी के पास, और ये रिव्यूज़ इतने होने चाहिए, ठीक है? और ये अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक है, और ये सारे फ़िल्टर्स जो है ना आपने वहाँ से देख के लगा देने हैं। तो आपके पास सारे फ़िल्टर्स ऑलरेडी हैं। तो ये प्रोडक्ट्स ही आपके पास अब कितना डाटा है, 811 प्रोडक्ट्स आपके पास आ चुकी हैं जो कि हमारे फ़िल्टर्स पे पूरा उतरती हैं। अब ये हो जाएगी आपकी प्रोडक्ट हंटिंग भी साथ में होगी। साथ में मैं आपको बता रहा हूँ किपा किस तरह वर्क करता है, साथ में आपकी प्रोडक्ट हंटिंग भी होगी। अगर एडवांस फ़िल्टर्स जाओ तो एडवांस फ़िल्टर्स में वो पीछे आपको ले जाएगा। इसलिए जाके वो दोबारा आप यानी इसमें चेंजिंग भी करना चाहो कर सकते हो। दोबारा इस पे क्लिक किया तो आपके पास वही डाटा आ जाएगा। अच्छा, अब ये 100 लाइन्स हैं, यानी ये जो प्रोडक्ट्स हैं 811, क्या आप उसको डिवाइड करना चाह रहे हो डिफरेंट पेजेस में? यानी ये 100 है, तो ये जो 811 है, ये 100 हर पेज पे होगा, तो इस तरह ये टोटल 9 पेजेस बन जाएँगे। अगर आप एक पेज पे सारा कुछ करना चाह रहे हो, तो 5000 पे क्लिक कर दो।
तो ये आपके 811 जो है ना वो एक पेज पे सारा डाटा आ जाएगा। तो इसका ये बेनिफिट है। ये एक्सपोर्ट है, आप सिंपल इसको एक्सपोर्ट करना चाहो CSV फाइल, PDF फाइल, आप उसमें इस चीज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हो, आपका एक्सपोर्ट भी हो जाएगा सारा डाटा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 मिनट्स में ना हम क्लास को एंड करते हैं। ये थोड़ा सा इशू आया हुआ है इधर। शायद कीपअप जो है ना वो लॉग आउट हो चुका है, ये देखें ना, लॉग आउट हो चुका है ऑलरेडी। तो इसकी वजह से सारा इशू आया हुआ है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, सिंपल आपने क्या करना है, इनको एक्सपोर्ट कर लेना है। भी सारे फिल्टर्स लग चुके हैं, ठीक है। अब ये आप इधर करोगे ना 5000 पे, थोड़ा सा लोड होगा तो ये सारे वन पेज पे ये सारे पेजेस खत्म हो जाएंगे। और जब आप डाउनलोड करोगे ना, एक्सपोर्ट करोगे, तो सिंपल पहला पेज ही आएगा 100 का, और बाकी पेजेस नहीं आएंगे। तो उस बाकी सारे पेजेस को लाने के लिए आप 5000 पे क्लिक करोगे, देन आपके पास सारे पेजेस आ जाएंगे। अभी इसको मैं ज़रा ओपन करता हूँ। ठीक है। तो इस तरह स्कैटर्ड थोड़ा सा डाटा आएगा। आपने क्या करना है, आपने जाके इधर से WPS लाजमी इंस्टॉल कर लें। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि जस्ट लाइक आपका माइक्रोसॉफ्ट है, उस तरह का काम करता है। ठीक है। तो ये देखें 101 प्रोडक्ट्स आई हुई हैं। ये टाइटल को मिला के फिर 101 है, जबकि 100 आई हैं टोटल। तो आपके पास ये सारा डाटा आ चुका है। इसमें क्या है, इसमें इमेजेस हैं, प्रोडक्ट की टाइटल हैं, अमेजोन URL है, रिव्यूज़, रेटिंग, करंट BSR इसका कितना है, इसकी सेल्स इतनी है, ये पास मंथ में इतना बिका है, और ये इसका कंटेंट, ये सारी जो है ना डिटेल्स आपके पास सारी शो हो जाएंगी। तो हमें कीपा का ये बेनिफिट होता है, इंस्टेड कि हम अमेजोन पर जाएं वन बाय वन जाके। अभी सारी 810 आ चुकी हैं, आपने सिंपल इसको डाउनलोड करना है तो 810 आपका प्रोडक्शन होगी। आपने यहाँ पर देख लेना है, सिर्फ एसिस डाउनलोड करने हैं या फिर एक्सेल वगैरह या किसी और फॉर्म में लेना है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ तक अब ये इनफ है। इंशाल्लाह जो कल की क्लास है ना, कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आज की जो क्लास है हमने उसमें कीपा को स्टडी किया, सेलर एम को हम इंशाल्लाह ना कल में डिस्कस कर लेंगे। अब काफ़ी ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से। क्या ख्याल है आपका सना? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। तो ये 6:30 से 8 बजे का था, टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह जो है ना वो कल हम थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे कीपा को। अब आज हमने कीपा को स्टडी किया है। जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम देखेंगे कि सैलरी MP। आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। प्लस हम क्या करेंगे, FBA फ़ी, अमेज़न की फ़ीसेस को डिस्कस कर लेंगे। प्लान्स, इसको क्या करेंगे, सेलिंग प्लान्स, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। और क्या है, हाँ जी, स्टैट्स को ज़रा देखेंगे। ठीक है। फिर हम ब्रांड हंटिंग का थोड़ा सा हम आइडिया यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है। और आपको कोई असाइनमेंट भी मैं दे दूँगा। ये असाइनमेंट भी आपको अपलोड करनी होगी, मुझे लास्ट में बताना होगा। तो ये नेक्स्ट क्लास में होगा। जो नेक्स्ट क्लास है वो होगी हमारी 19 को, कल ही यानी होगी। कल को आप टाइम डिसाइड कर लेना, तो फिर मुझे आप बता देना। ठीक है जी सना और कमल। मैं रिकॉर्डिंग भी आपको सेंड कर देता हूँ, ये रिकॉर्डिंग सारी हो चुकी है। हाँ जी, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू।